IS 38 sorry 36 impairment of assets. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो हमें इस चीज को कंसिडर करना है, इस चीज को समझना है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस में फर्क क्या है। क्लास में से कोई शेयर करना चाहे, कोई बताना चाहे। ओके फाइन। देखिए, रिवैल्यूएशन लॉस जो हम लोग बुक करते हैं वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल की बेस पे बुक करते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है तो हमें पता है कि जो रिवैल्यूएशन मॉडल है उसके अंदर हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट पर अगर हमारे एसेट की फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग वैल्यू से कम हो जाए तो रिजल्टिंग हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस बुक करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस फिर फ्यूचर में फर्दर इंपेयरमेंट के केस में कम भी होता चला जाता है, रिवर्स भी होता चला जाता है और बढ़ता भी चला जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया जाता है ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन पॉलिसी, रिवैल्यूएशन मॉडल पॉलिसी। कि हमारी जब पॉलिसी होती है कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे तो फिर हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस को बुक करते हैं डिक्रीज इन फेयर वैल्यू के केस में। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? देखिए, इम्पेयरमेंट लॉस जो है बेसिकली दिस इज आल्सो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ये भी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन है, लेकिन ये वो डिक्लाइन है जो फेयर वैल्यू में चेंजेस की वजह से नहीं आता कि हम कहेंगे जनाब फेयर वैल्यू चेंज हो गई है या फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो और फ्यूचर में रिवर्सल भी होगा, ऐसी बातें नहीं होती। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है कि बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हमारे एसेट की प्राइस डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन करती है, नतीजतन उसके चांसेस दोबारा रिकवरी के मुश्किल होते हैं, नामुमकिन नहीं होते। इम्पेयरमेंट रिवर्सल लॉस की भी एंट्रीज हैं, इम्पेयरमेंट लॉस जब रिवर्स करते हैं तो कैसे करते हैं, लेकिन सॉरी जी। तो हम लोग जो है वो कहते हैं कि बेसिकली ये प्राइस में डिक्लाइन की वजह से होता है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम इंटरनल इंडिकेटर्स और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स के नाम से पढ़ते हैं। मैं आपके साथ एक फाइल और शेयर करता हूँ। दिस इज IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बात भी करेंगे कि बेसिकली हमने अपने एसेट्स को जो है वो अपनी की रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्ड नहीं करना होता। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। पहले हम जरा एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज देख लें। बेसिकली दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स कि अगर हमारे बिजनेस में इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो फिर हमें चाहिए कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लें। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो कैसे लगता है, इसके रिसोर्सेज क्या हैं? तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और इंटरनल सोर्सेज हैं। अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन दी एसेट्स मार्केट वैल्यू। आपके एसेट की मार्केट वैल्यू में कोई अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन आ गया, जैसे आमतौर पे होता है कि लाइक अगर मैं इसकी स्मॉल सी एग्जांपल दूं तो जैसे हम मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं, जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने वाला मॉडल जो है वो उसकी प्राइस में डिक्लाइन आ जाता है। ठीक है। या बाजुकात ऐसा होता है कि कोई उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लग जाता है। लाइक कुछ अर्सा पहले जो है वो गवर्नमेंट ने कहा जी कि शॉपिंग बैग्स जो हैं उन्हें बंद किया जाए।
तो वो जितने यूनिट लगे हुए थे शॉपिंग बैग बनाने वाले, उनकी जारी बात है अगर गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है, बंद कर देती है, तो वो एसेट्स तो कोई नहीं परचेज करेगा क्योंकि वो यूजलेस हो जाएंगे। तो इसलिए कोई अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन आता है एसेट की मार्केट वैल्यू में, तो ये एक जस्ट इंडिकेटर है, मतलब ये एक्चुअल कंडीशंस नहीं है, एक्चुअल रीजंस नहीं है, दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स। तो हमें चाहिए कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं सॉरी, कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो जाए इन टेक्नोलॉजी, markets, economic factors, or laws and regulations that have an adverse effect on the company। ठीक है, कोई चेंजेस आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, इकोनॉमिक फैक्टर में चेंज आ जाए, लॉ बदल जाए, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो ये भी एक रीजन होती है, हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए। फिर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ द एसेट। ये वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या सूरत हाल नजर आती है हमें। द कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन which suggests that assets are overvalued in the statement of financial position। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि मार्केट में आपके प्राइस क्या चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद ये है कि अगर हम अपनी कंपनी को वैल्यू करें मार्केट के अकॉर्डिंग, तो हमारी कंपनी की वैल्यू कम निकलती है, जबकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू ज्यादा शो हो रही होती है। तो हमें फिर देखना चाहिए कि कहीं जो है वो हमारे पास इम्पेयरमेंट तो नहीं हो रही, स्पेशली गुडविल के केस में इसको देखा जाता है। फिर इंटरनल सोर्सेज हैं हमारे पास, तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर अगर कोई एविडेंस हो दैट द एसेट इज डैमेज्ड और नो लॉन्गर ऑफ यूज टू द एंटिटी, मतलब अगर कोई एविडेंस हो कि एसेट डैमेज हो गया है या एंटिटी में के इस्तेमाल में नहीं रहा, तो आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए। ये आमतौर पे उन एसेट्स के लिए होता है जिनका एंटिटी के पास कोई अल्टरनेटिव यूज भी नहीं होता, वहां पे फिर इस इंडिकेटर को देखते हैं हम लोग। देर आर प्लान्स टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशंस फॉर विच द एसेट इज करंटली यूज, मतलब अगर आप कोई डिसकंटिन्यू कर रहे हैं किसी ऑपरेशन को या प्लान्स को जिसमें आप वो एसेट यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स है कि आप इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं। देर इज अ रिडक्शन इन एसेट्स एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, बाज़ औक़ात एसेट डैमेज हो जाता है, ठीक है, या वियर एंड टीयर उसकी बढ़ जाती है, तो उसकी यूजफुल लाइफ कम हो जाती है, तो इसको भी देखना चाहिए। देयर इज एविडेंस दैट द एंटिटीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस एंटिटी की ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर होती चली जाएगी लेकिन उसमें मुसलसल डिक्लाइन होता चला जा रहा है, तो वो कहता है कि आपको इस केस में जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए। ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, इनको थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, याद भी रखेंगे। अभी तक क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता कभी 2-3 नंबर का एग्जामिनर मार्क्स में क्वेश्चन ही दे दे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उनको डिस्कस करें टू वैल्यूएट दी इम्पेयरमेंट, के इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं और या ना लगाएं। अच्छा, इम्पेयरमेंट टेस्ट के अंदर एक चीज हमें हमेशा से याद रखनी है सॉरी, the following assets must be reviewed for impairment at least annually, even when there is no evidence of impairment। मतलब ये दो एसेट्स ऐसे हैं, IS 36 कहता है कि ये इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद हो या ना हो, इररेलेवेंट है, आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए। तो वो एसेट्स कौन से हैं? एक ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करते। और दूसरा गुडविल, जो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल एक्वायर करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो लाजमी तौर पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। तो ये दो एसेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, हमने जस्ट उस पे जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना होता है। तो अब देखना ये है कि हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना कैसे होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले उन चीजों को सीख लेते हैं, फिर अप्रोच की तरफ आते हैं दोबारा वापस। तो जनाब
IS 36 कहता है, देखें हुआ क्या कि जब हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, IS 36 में हम पढ़ के आए हैं, सॉरी IS 16 में और 38 में, कैरिंग वैल्यू या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन IS 16 एंड 38, 16 और 38 में जो हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ी है उसके बारे में हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो मॉडल होंगे। एक हमारे पास कॉस्ट मॉडल होगा और एक हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में हमने पास पढ़ा था कि जनाब कॉस्ट में से माइनस कर देंगे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसमें से माइनस कर देंगे हम अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और फेयर वैल्यू मॉडल में हम फेयर वैल्यू में से माइनस कर देंगे ये दोनों चीजें, फेयर वैल्यू माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट हमारा अप्लाई होता है चाहे हम कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या हम रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो इन एनी केस हम लोग ये इम्पेयरमेंट टेस्ट इसके ऊपर लगाते हैं। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट का ताल्लुक सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ नहीं होता, कॉस्ट मॉडल में भी यूज होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में भी यूज होता है। इम्पेयरमेंट हो सकती है एसेट की, चाहे दोनों में से कोई भी मॉडल हो। अब इम्पेयरमेंट होती क्या है, तो हमें IS 36 जो है वो स्टेट करता है इसके बारे में, स्टेट्स दैट एसेट शुड बी प्रेजेंटेड एट। आप जब अपने एसेट को प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंट का मतलब है कि जब आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखते हैं तो ये प्रेजेंट होना चाहिए आपका लोअर ऑफ पे, लोअर ऑफ। 36 कहता है कि जब आप अपने एसेट को प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ये लोअर ऑफ के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। लोअर ऑफ के मीनिंग जैसे हम लोग उसके लिए रूल पढ़ते हैं इन IS 2 के, हम कहते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के ऊपर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसकी NRV कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे IS 36 हमें कहता है कि आपका एसेट स्टेट होगा, प्रेजेंट होगा लोअर ऑफ पे। किस चीज का लोअर ऑफ? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और दूसरी चीज रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। तो आपका एसेट जो है वो लोअर ऑफ के ऊपर रिकॉग्नाइज होगा। लोअर ऑफ आपके पास दो चीजें आएंगी लोअर ऑफ आपके पास आएगा कॉस्ट या सॉरी कैरिंग वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट। देखो मैंने यहाँ पे नेटबुक वैल्यू नहीं का वर्ड यूज नहीं किया, टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की, मतलब कॉस्ट में से सिर्फ अकमुलेटेड माइनस नहीं करनी। हमने कॉस्ट भी हो सकती है, फेयर वैल्यू भी हो सकती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये तो दोनों मॉडल अप्लाई होते हैं इसके ऊपर। तो कैरिंग वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से जो चीज कम होगी, लोअर होगी, हम उस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों कैरिंग वैल्यू तो हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, ये तरीका लिखा हुआ है। कॉस्ट से कम्युलेटेड माइनस कर दे, इम्पेयरमेंट माइनस कर दे, फेयर वैल्यू से कम्युलेटेड माइनस कर दे, इम्पेयरमेंट माइनस कर दे। बात ये है कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है। तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका है कि रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ। तो इसमें हायर ऑफ के अंदर दो चीजें हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ, हायर ऑफ क्या, दो चीजें। नंबर 1 कहता है हायर ऑफ होना चाहिए फेयर वैल्यू ले लें उस एसेट की,
और फेयर वैल्यू में से आप कॉस्ट टू सेल को कर दें माइनस, कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कहता है कि एक तो आप ये वैल्यू ले लें जितनी भी आती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरे नंबर पे आप इसको कंपेयर करवाइए वैल्यू इन यूज के साथ। दूसरे नंबर पे वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है? वैल्यू इन यूज का मतलब है कि बेसिकली वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बाय यूजिंग दैट एसेट। मतलब आप रिकवरेबल अमाउंट बोलेंगे कि एक तो ये है कि आप फेयर वैल्यू आप आज उसे बेच दें, बेचने से कितने पैसे आप रिकवर करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे बेचे ना, अपने बिजनेस में यूज करते रहिए। अब जब आप उसे यूज करेंगे तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आप कैलकुलेट करेंगे कि यार फ्यूचर में इससे कितने कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है। वो कहता है कि उसके मुताबिक जो है वो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, इन दोनों में से सिलेक्ट करें और कैरिंग वैल्यू के साथ जो है वो उसको कंपेयर कर लें। तो जनाब यहाँ पे हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में से जो हायर रकम होगी उसे हम अपनी रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर करेंगे, और फिर उस रिकवरेबल अमाउंट को हम अपनी कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल की मदद से इस चीजों को समझते हैं। एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं ऑन 1 जनवरी 2022 इसमें मैं आपसे कहता हूं कि हमारे एसेट की कॉस्ट है से, बल्कि इसको ना कंप्लीट थोड़ा सा शुरू से करते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं कहता हूं कि जी इस एग्जांपल में हम कहेंगे अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर कैश फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2019। Depreciation is to be charged at 10% per annum straight line method। थोड़ा सिंपल रख लेते हैं इसको, straight line method। Financial year ended on 31st December each year। ठीक है जी। अब हुआ ये कि हमने 1 जनवरी 2022 impairment test was conducted। हमने 1 जनवरी 2022 को इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है। ये आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये इम्पेयरमेंट टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं। ये जी शुरू में मैंने बात की है इसके ऊपर कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं, जब हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स में से कोई इंडिकेटर मौजूद होता है। ठीक है, उन्हें मैंने डिस्कस किया है शुरू में। तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में से अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फिर हम उस इंडिकेटर की बेस के ऊपर जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं।
ठीक है जी। तो 1 जनवरी 2022 को अज्यूमिंग दैट के कुछ इंडिकेटर मुझे मिला इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उस इंडिकेटर की बेस पे मैंने इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट किया। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट में मैंने कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, बल्कि मैं इसको 1 जनवरी 2023 कर लेता हूँ। 1 जनवरी 2023 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट was estimated for rupees से, मैं आपसे कहता हूँ ये फेयर वैल्यू थी 25,000 एंड कॉस्ट टू सेल was rupees 2,000। Details of future expected cash flows are as follows। अब देखिए मैंने 19 में ये एसेट खरीदा है, 19, 20, 21, 22, 4 साल गुजर चुके हैं। मैंने रेट 10% यूज किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% का मतलब होता है कि 10 साल उस एसेट की यूजफुल लाइफ थी। तो 10 में से 4 साल मैं यूज कर चुका हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे जो फ्यूचर कैश फ्लोज की डिटेल चाहिए वो रिमेनिंग लाइफ के लिए चाहिए। तो ये भी एग्जामिनर देगा आपको अगले 6 सालों के लिए डिटेल, कि अगले 6 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। तो जनाब मैं 6 सालों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सालों के लिए मैं आपको ये दे देता हूँ 6 साल। इन 6 सालों में जनाब कैश इनफ्लोज, ठीक है, कैश इनफ्लोज कैश इनफ्लोज हैं जनाब मेरे पास से 4,000, चलें इसे कर लेते हैं 5,000, 4,000, 4,000, 3,000, और इसको, बल्कि इसको 5,000 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4,000 कर लेते हैं, बल्कि इसको कर लेते हैं हम 2,000, और इसको कर लेते हैं हम 1,000। बल्कि मैंने ना आपको कैश आउटफ्लो की एग्जांपल भी बतानी है, आउटफ्लोज। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो की जब मैं एग्जांपल बताऊंगा 15, 14, 15, 13, 12, 11, ये कैश इनफ्लोज हो गए। कैश आउटफ्लोज के बारे में मैं आपसे कहता हूँ जी कि कैश आउटफ्लो होंगे से 10,000, से 8,000, से 10,000, से 6,000, से 7,000, से 5,000। कैश आउटफ्लो ज्यादा तो नहीं है, 46, फाइन। इसको कर लेते हैं हम 9,000। इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना जी। ये आ गई जी कैश आउटफ्लोस। ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा आपको सारी, कैश इनफ्लो कितने हैं, कैश आउटफ्लो कितने हैं। उसके बाद फिर वो आपको कहेगा कि इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। जी मुस्तफा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये पूछना था कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब क्या चीज है। बच्चों उस एसेट को यूज करेंगे ना, जब यूज करेंगे तो उस एसेट से कोई प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन हम्म। होगी तो वो बिकेगी तो कैश इनफ्लोज होंगे, लेकिन प्रोडक्शन पे आपका खर्चा भी आएगा ना, अच्छा अच्छा, ये ठीक है कैश ठीक। आउटफ्लोज होगा वो, ठीक। ओके। रिक्वायर्ड है जनाब के कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। आप मुझे
इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं अगर कोई है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं आप। जब हम अटेम्प्ट करेंगे इसको तो हम कहेंगे, जी मुस्तफा आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, वो पुराना ही। जी ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसका सलूशन करेंगे। तो सलूशन का तरीका ये होगा कि देखें, हमें क्या करना है, हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, कैरिंग वैल्यू। नंबर टू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नंबर थ्री, वैल्यू इन यूज। तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। फिर इन दोनों में से हायर पिक करना है और फिर इन दोनों में से लोअर पिक करना है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम कैरिंग वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ए कैरिंग वैल्यू, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? तो हम कहेंगे कि जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है। हमें पता चला कि जी इसकी कॉस्ट है 50,000। इसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है कि 10% रेट है। 31 दिसंबर 19, 20, 21, 22, 4 साल हम इसे यूज कर चुके हैं। तो मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स। ठीक है। तो हमारे पास 20,000 इस पे जो है वो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसका मतलब है हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आई? हम कहेंगे जी कि इसकी कैरिंग वैल्यू है क्या सम किए देते हैं, 30,000। दिस इज द फर्स्ट आंसर। कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब क्या करना है? अब हमने जब कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब हम सेकंड फेज में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे मैंने लिखा कि उस एसेट की फेयर वैल्यू 25,000 थी और कॉस्ट टू सेल जो है वो उस डेट पे 2,000 है। तो हम जनाब यहाँ पे बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मैंने आपको बता दी कि जी फेयर वैल्यू है जनाब 25,000 और कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल को इसमें से कर देंगे माइनस, दैट इज 2,000 रुपी। तो अब इसको सम कर देते हैं। तो सम आ जाएगा हमारे पास 23,000। दो कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। कॉस्ट टू सेल से मुराद ये है जी कि बाज़ औक़ात कुछ एसेट्स को बेचने पे हमारी कॉस्ट भी आती है। लाइक हो सकता है कि हमारा एसेट है उसके लिए कुछ खास अरेंजमेंट करवानी पड़े, उसको अनइंस्टॉल करवाना पड़े, या उसके पे और कोई खर्चा, कोई लीगल खर्चा हो उसके ऊपर, तो वो सारी कॉस्ट टू सेल कहलाती है हमारी। अच्छा जी, कॉस्ट टू सेल के बाद दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम जाएंगे सी में, सी पार्ट इसका। तो सी पार्ट में हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है। सी पार्ट, वैल्यू इन यूज। मैंने ऊपर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने का तरीका बताया आप लोगों को। ठीक है, मतलब मैंने इसमें बारे में क्या लिखा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। आप इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के साथ लिख लें एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज। कि बेसिकली हम जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये नेट कैश फ्लोज की वैल्यू है, जिसकी बेस पे हम इसकी कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब हम वैल्यू इन यूज को डिटरमिन करेंगे। तो मैं यहाँ से ये जो 6 सालों का डाटा है इसको उठा लूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे? कि नेट कैश फ्लोज निकलेंगे कि कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे हम लोग।
कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस होंगे तो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे हमारे पास। तो ये जनाब नेट कैश फ्लोज आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना डिस्काउंट फैक्टर लगाना है इस पे। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर लगाना है 10% पे। आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर का तरीका। हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + i पावर -n। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो बेसिकली ये फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला है, 1 + i पावर -n। तो मैं यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ जनाब 1.10 पावर -1, इक्वल साइन डाल लेते हैं, पावर -n। ठीक है, ये मेरे पास ना इन सारों के डिस्काउंट फैक्टर आ जाएंगे। तो मैंने इस फार्मूले से डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू, तो रीजन ये है इसकी कि हम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करवाएंगे, इसलिए 10% डिस्काउंट फैक्टर यूज कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है ना ये, कि फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कराना है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं हम। तो वहां पे हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए होता है जिसकी मदद से हम फ्यूचर कैश फ्लोज को कन्वर्ट करवा सकें। बेसिकली यहाँ पे ये IRR होता है, जहाँ पे आपके प्रेजेंट कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सेम हो जाती है। तो ये वो रेट है, ये एग्जामिनर देता है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हम वो डिस्काउंट रेट उसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप अपने नेट कैश फ्लो को इस डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जनाब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इस सारे को मैंने सम भी कर लिया इस वक्त। तो मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो 20,791 आई है, नेट बुक वैल्यू। दिस इज द थर्ड, नेट बुक वैल्यू नहीं सॉरी, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 20,791 रुपये। अब मैंने तीनों आंसर्स जो है उनको कैलकुलेट कर लिया है। अब तीनों आंसर्स को कैलकुलेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका कंपैरिजन करवाऊंगा। कैसे कंपैरिजन करवाऊंगा, मैं पहले आपको डायग्राम की मदद से सिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस कर देता हूँ। देखिए कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जनाब 30,000। कैरिंग वैल्यू है 30,000। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, ये हमने कैलकुलेट की है जनाब 23,000, 23,000। वैल्यू इन यूज कितनी है, ये जनाब हम लोगों ने कैलकुलेट की है 20,791, दिस वन। ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब रूल ये है कि इन दोनों में से हायर ऑफ पिक करना है। मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से आपने और वैल्यू इन यूज में से आपने हायर ऑफ पिक करना है। तो इन दोनों में से हायर है 23,000। तो 23,000 इज बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट। 23,000 इज बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब मामला ये है कि मुझे इस रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू में से लोअर पिक करना है। मतलब ये 23,000 है, ये 30,000 है। अब मेरा एसेट करंटली तो इस प्राइस पे मौजूद है, करंटली तो मेरा एसेट 30,000 पे मौजूद है। अब मुझे अपने एसेट की वैल्यू को 30,000 से रिड्यूस करके 33 करना है। तो इसका मतलब है कि मुझे 7,000 रुपये से वैल्यू कम करनी पड़ेगी। वो जो 7,000 रुपये से वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। तो हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू
रुपीज मतलब कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग वैल्यू आपकी 30,000, इससे आप माइनस करा दें 23,000, तो आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 7,000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो रिवैल्यूएशन लॉस के केस में रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता था, मसला कोई नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने याद रखना है कि रीवैल्यू इंपेयरमेंट सिर्फ लॉस होता है, इंपेयरमेंट सरप्लस के नाम की कोई चीज नहीं होती। वो जब हम इंपेयरमेंट का रिवर्सल कंसिडर करते हैं, समझते हैं, तो वहां पे फिर हम ये समझते हैं कि अगर इंपेयरमेंट हमारी रिवर्स हो जाए तो उसमें हमने फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस उसमें हम बुक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से हम इंपेयरमेंट लॉस जो है उसको बुक करते हैं। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी एग्जांपल, इसमें हम लोगों ने ये तीन चीजें कैलकुलेट की। तो अब हम इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास इनको कि जनाब हमारे पास हायर ऑफ लिया जाएगा, यानी कि हम कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लो। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका वही है। हम यहाँ पे लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट के लिए कि जनाब फेयर वैल्यू हायर ऑफ ले लेंगे, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 23,000, वैल्यू इन यूज है आपके पास 20,791 सॉरी। तो रिकवरेबल अमाउंट बनी 23,000। लिहाजा इंपेयरमेंट लॉस आप जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे इसे लिखा है कैलकुलेट करके, इसी चीज को आप यहाँ पे ले आएंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप इसको ले आएंगे कंट्रोल बी। ठीक है, दिस विल बी इम्पेयरमेंट लॉस 7,000। सॉरी, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ जी मुस्तफा। अच्छा सर, ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, अब इसका आप प्रोविजन बुक करेंगे अगेंस्ट एसेट? वो मैं अभी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ। अभी अच्छा पहले कैलकुलेशन सीखी है ना जी, अभी जी अकाउंटिंग जी, ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे इसके। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है, वो अच्छा रहा एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया। ठीक होगा, कोई इशू नहीं। इससे आगे चलते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग भी रिवैल्यूएशन लॉस की तरह की है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस हैं एक जगह पे जाकर जब रिवर्सल रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज हम कहते हैं कि जी जैसे रिवैल्यूएशन लॉस को ट्रीट करते हैं ऐसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रीट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ impairment loss, accounting treatments of impairment loss। अच्छा जी, तो देखिए हम ना जनरल एंट्रीज सीखेंगे। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात अगर हम लोग करें तो हम कहेंगे जी कि इसको हम उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे रिवैल्यूएशन लॉस ट्रीट होता है। रिवैल्यूएशन लॉस कैसे ट्रीट होता है? रिवैल्यूएशन लॉस को हम लोग ट्रीट करते हैं कि सबसे पहले एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे जाकर रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारे पास पैसे नहीं होंगे या उसका बैलेंस नहीं होगा तो फिर जाकर हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस जब हम बुक करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार कोई इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर कोई पैसे, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई पैसे तो नहीं पड़े हुए हैं। अगर कोई पैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़े हुए हों तो फिर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के जरिए उसको नेट ऑफ करवा लेते हैं। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई पैसे ना हो तो फिर हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है ना, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी रिवैल्यूएशन, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी इम्पेयरमेंट लॉस। बच्चा 3 तरह की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। मतलब हम जब इसे स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अल्टरनेटिवली 3 तरह की जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तीनों नहीं करनी, तीनों जर्नल एंट्रीज में से कोई एक जर्नल एंट्री हमने इसमें पास करनी है। तो जनाब उसमें हम कैसे करते हैं, देखें एक जर्नल एंट्री तो ये है जो मोस्ट कॉमन है। उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट, मतलब एसेट अकाउंट क्रेडिट। एक जर्नल एंट्री तो ये है कि आप इम्पेयरमेंट लॉस को एसेट के अकाउंट से ही माइनस करवा दें। एक तरीकाकार तो ये है इसका, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अगर ये एंट्री पास नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक और जर्नल एंट्री भी है, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सेकंड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। और हम जैसे डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ना, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसी तरह हम इम्पेयरमेंट के लिए सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा जी, एक बार थी, लाइट इधर नहीं थी तो मैं ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ। अगर ये ऑफ हो जाता है तो मैं दूसरा सिस्टम लॉगिन पे मैंने रेडी किया हुआ है, तो अगर ये ऑफ होता है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये क्लास दूसरे सिस्टम पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। वो मैं दूसरे सिस्टम के जरिए जो है वो क्लास जो है स्टार्ट ले लूंगा, क्योंकि इसकी चार्जिंग जो है वो एंड हो गई और लाइट चली गई है इधर। अच्छा बच्चे, ये 2 जर्नल एंट्रीज। तीसरी जर्नल एंट्री इसकी क्या होती है भाई? तीसरी जर्नल एंट्री इसकी होती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और हम अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट के लिए सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि उसे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ही मर्ज कर देते हैं टू अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। मतलब हम अलग से अकाउंट नहीं बनाते उसका, बल्कि उसको अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ही एडजस्ट करा देते हैं, उसका नाम रख देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इसका मतलब है सेपरेट अकाउंट नहीं होता, बल्कि इम्पेयरमेंट, सॉरी जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसी में हम इसको मर्ज करके ना लिख देते हैं अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये 3 तरह की जर्नल एंट्रीज हैं, आप लोग तीनों में से कोई भी जर्नल एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस के लिए पास कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन बस इसके अंदर एक बात का सिर्फ ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आप लोग कोशिश करें कि ये जर्नल एंट्री पास कर लें, दिस वन, ठीक है, या ये जर्नल एंट्री पास कर ले। ये वाली जो जर्नल एंट्री है ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ये एंट्री आपको पास हुई भी मिलेगी जो थर्ड वन है, और इसमें कोई मुजायका भी नहीं है कि आप इस जर्नल एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन
प्रेफर करें कि आप इन दोनों जर्नल एंट्रीज को जो है वो आप रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी। इनमें से कोई एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इस तरीके से जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कर लेंगे। जी मुस्तफा। तो जनाब इसके बाद हमारे पास इसमें क्या है, इसमें इसके बाद हमारे पास है सीजीयूज। सीजीयूज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। सीजीयू को हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स ये होते क्या हैं? तो कैश जनरेटिंग यूनिट को कहा जाता है कि IS 36 डिफाइंस a CGU as the smallest identifiable group of assets that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets। बच्चों बेसिकली ये ग्रुप ऑफ एसेट्स होता है जो इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर रहे होते। उनकी कैश जनरेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में नजर नहीं आ रही होती, बल्कि वो ग्रुप के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम जैसे कोई सब्सिडरी परचेज करते हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 100% नहीं होती, तो हम उनके इंडिविजुअल एसेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करा सकते उनके जरिए कि जी कौन सा एसेट हमारा कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। तो वो एज अ होल एज अ ग्रुप के तौर पे जो है वो उसे हम लोग ले रहे होते हैं। रूल्स पढ़ लें, फिर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल कराता हूँ, आपको मेरे बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। एलोकेटिंग कैसे होगी कि व्हेन एन इम्पेयरमेंट लॉस अराइजेस ऑन अ कैश जनरेटिंग यूनिट, द इम्पेयरमेंट लॉस इज एलोकेटेड अक्रॉस द एसेट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट टू द गुडविल एलोकेटेड टू द सीजीयू, देन टू द अदर एसेट्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, मतलब in proportion to carrying value of the assets of cash generating units। However, the carrying amount of an asset cannot be reduced below the highest of its fair value less cost of disposal, its value in use या जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता वो। ठीक है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को इसकी फिर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि सीजीयू से हम क्या मुराद लेते हैं और जो है उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं अपनी किताबों के अंदर। कैश जनरेटिंग यूनिट। बच्चों फॉर एग्जांपल मेरा एक सीजीयू है, मेरे सीजीयू में जो है वो कुछ एसेट्स हैं, लाइक मेरे पास गुडविल है, दिस इज कैरिंग वैल्यू। मेरे पास गुडविल है, मेरे पास जो है वो से मशीनरी है, मेरे पास से फर्नीचर है, मेरे पास से फर्नीचर के बाद जो है वो मैं कहता हूँ मेरे पास बाकी कोई करंट एसेट्स हैं इस तरीके से। गुडविल है मेरे पास 100 की, मशीनरी है मेरे पास 250 की, फर्नीचर है जनाब फॉर एग्जांपल मेरे उस सीजीयू के अंदर, उस सीजीयू में मेरे पास जो फर्नीचर है वो है जनाब 150 का, और मेरे करंट एसेट्स हैं 50 के। तो मेरे पास जो टोटल कैरिंग वैल्यू उस सीजीयू की आ रही है, मतलब मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की भी है, ये उसके एसेट्स की कैरिंग वैल्यू है मेरे पास। तो मेरे पास 550 रुपये उसकी कैरिंग वैल्यू है। अब आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रिकवरेबल अमाउंट, बल्कि इसको ना मैं इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, गुडविल मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है, 20 कर लेते हैं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू इज रुपीज से 400, 410 कर लेते हैं। जो रिकवरेबल अमाउंट है सीजीयू की वो 410 है। करंट एसेट्स आर एट देयर
फेयर वैल्यू, ऑलरेडी एट देयर फेयर वैल्यू। तो करंट एसेट्स हमारे वैसे ही फेयर वैल्यू पे हैं। रिक्वायर्ड कैलकुलेट impairment loss if any and allocate to components of the CGU। ठीक है, आप इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें अगर कोई है, और सीजीयू के कंपोनेंट्स को उसको जो है ना वो आप एलोकेट करवाएं। हम कहेंगे यार कैरिंग वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसमें तो मसला नहीं है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। Solution। तो मैं यहाँ से इसकी कैरिंग वैल्यूज उठाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं बोलूंगा यार इनकी कैरिंग वैल्यूज तो मेरे पास है, नो इश्यू। मसला कहाँ पे है? मसला ये है मेरे पास कि अब मैं इनकी रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करवाने जा रहा हूँ। रिकवरेबल अमाउंट, तो अगर मैं इसको इसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करवाऊं, सॉरी, तो जनाब रिकवरेबल अमाउंट मुझे बताई जा रही है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 410 है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिकवरेबल अमाउंट के बारे में तो बताया जा रहा है 410 है, लेकिन वो एज अ होल है। मतलब मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि इसमें मशीनरी इम्पेयर हुई है या फर्नीचर इम्पेयर हुआ है या करंट एसेट्स इम्पेयर हुए हैं या गुडविल इम्पेयर हुई है। मुझे इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, बल्कि मुझे सीजीयू एज अ होल दिया जा रहा है कि ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आपके पास 410 है। तो बेसिकली मुझे ये काम करना है कि मुझे इसके ऊपर एक तो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है, इम्पेयरमेंट लॉस। एक तो मुझे इसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है, एक काम। और दूसरा काम इसमें मुझे ये करना है कि इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने के बाद इसको एलोकेट भी करना है। तो पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं ना। इम्पेयरमेंट लॉस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैरिंग वैल्यू में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस करूं तो मेरे पास 60 रुपए इम्पेयरमेंट लॉस है। एलोकेशन कैसे होती है, इसमें बस ये एक छोटा सा पॉइंट समझना है हमने। एलोकेशन का तरीका ये है कि कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर हम सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट गुडविल। हम कहते हैं यार ये जो 60 का इम्पेयरमेंट लॉस आया है ना, ये सबसे पहले गुडविल में, इस गुडविल को जीरो करो। गुडविल का आंसर जीरो करना है सबसे पहले, बाकी चीजों को नहीं सोचना। ये तो हो गया हमारे पास गुडविल पे इम्पेयरमेंट लॉस जीरो करा दिया हमने। अब 60 में से 20 यूटिलाइज हो चुके हैं, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस 60 में से 20 का हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब बाकी जो इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास बच रहा है वो 40 का है। देखिए मैंने कहा था करंट एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे मौजूद है, जब अपनी फेयर वैल्यू पे मौजूद है तो इनके ऊपर भी कोई वो लॉस नहीं है, जीरो। इसका मतलब है कि इनकी रिकवरेबल अमाउंट यही है, ठीक है, 50। अब मामला किसका रह गया? अब मामला रह गया इन दोनों का। ये जो दो एसेट्स हैं हमारे पास, मामला इन दोनों का है कि ये वाले जो दो एसेट्स हैं, ये वाले दो एसेट हम कितनी वैल्यू इनको असाइन करें। IS 36 कहता है प्रोरेटा यूज करो। प्रोरेटा का क्या मतलब होता है? प्रोरेटा का मतलब होता है कि जनाब मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी की वैल्यू है 250,
फर्नीचर की वैल्यू है 150। वो कहता है इनका सम कर लो। इनका सम कर लो। इसकी रीजन ये है जी कि 36 ने रूल दिया है हमें कि सबसे पहले गुडविल को जीरो करो। इम्पेयरमेंट सीजीयू के अंदर गुडविल को जीरो करते हैं हम लोग, क्योंकि ये गुडविल परचेज्ड होती है। तो हमने अपने बिजनेस में रिटेन नहीं उसे करना होता, उसे जीरो करना होता है हमने। इसलिए एनुअली उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगता है। तो इसलिए इसको जीरो करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया जी 400। अब प्रोरेटा बेसिस होती है कि मशीन को कितना इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होगा। तो भाई 250 डिवाइडेड बाय 400। 250 इसकी वैल्यू जो कैरिंग वैल्यू थी, और इसके ऊपर जो है वो 400 जो इसका सम है। 250 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 60 में से 20 मिलियन, सॉरी 20 जो है हम ऑलरेडी इम्पेयरमेंट को चार्ज करवा चुके हैं गुडविल की इम्पेयरमेंट के टाइम पे। इसके लिए इसी तरह से 150 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 20। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 40 25। और ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 40 15। तो ये इस तरीके से ना हमने ये इम्पेयरमेंट चार्ज करवानी है इसकी 25 और 15। तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये 40 पूरा हो जाएगा। लिहाजा इनकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी दिस माइनस दिस। तो इस तरीके से ये चार्ज हो जाएगा। अगर इसका सम कर देंगे तो ये 410 के बराबर ही आएगा। तो पेपर के अंदर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सीजीयू से रिलेटेड। तो सीजीयू में वो आपको इस तरीके से एसेट्स बताएगा, आपको बताएगा कि सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। आपने उसकी मदद से रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करके आपने रिवैल्यूएशन सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। फिर उस इम्पेयरमेंट लॉस की आपने एलोकेशन करनी है। एलोकेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट गुडविल। गुडविल जीरो करवाई जाएगी, ये फंडामेंटल रूल है। उसके बाद जो बाकी एसेट्स बचेंगे उनको प्रोरेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। तरीका ये है कि उनकी कैरिंग वैल्यू का सम कर लेना है। फिर कैरिंग वैल्यू की बेस के ऊपर हम उनकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। वो आंसर हम कैरिंग वैल्यू से माइनस करके उनकी रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये किसी भी कैश जनरेटिंग यूनिट को जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने का तरीका है। एनी क्वेश्चन जी?